आज के वीडियो में √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग सिद्ध करने सीखेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन क्लास 10th के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सिद्ध करने सीखते हैं। ये देखिए, इसमें क्या लिखा है, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से दूसरा इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, या कुछ भी संख्या रहेगा रूट के साथ। ठीक है, उसको एक अपरिमेय संख्या है ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा मान लिए। अब जब हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखेंगे, यहाँ क्या है, a तथा b, यहाँ a तथा b क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ a तथा b, ये जो दो संख्या है a और b, ये दोनों पूर्ण संख्या है। ठीक है, तथा a और b दोनों पूर्ण संख्या है, b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ a तथा b पूर्ण संख्या है तथा b 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये दोनों पूर्ण संख्या होगा और b 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब भी कोई परिमेय संख्या रहता है तो उसको a/b के रूप में लिखते हैं, जहाँ जो नीचे वाला संख्या है जिसको हर बोलते हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे। उसके बाद इसको हम लोग तिरछा गुना कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये आपका √3b बराबर a हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो √3b बराबर a होगा। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अभी इसको भी वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका √3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे √3b का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर रह जाएगा तो ये b का स्क्वायर होगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे होगा a स्क्वायर। ये क्या होगा, √3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इतना हो गया। अभी यहाँ हम लोग को लिखना है, अतः क्या लिखना है, अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है। ये जो a स्क्वायर है इसको यहाँ पे कर देंगे तो 3 से विभाजित होगा ना, अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए a स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए 3 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या है, अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। ये हम लोग को कैसे पता चलता है, ये है प्रमेय 1.3 से। ठीक है, आप क्लास 10th का NCERT बुक का प्रमेय 1.3 देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई संख्या जैसे a स्क्वायर और 3 है, अगर 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपका वहाँ प्रमेय में लिखा हुआ है। इतना हो गया। अभी इतना हो गया ना, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a
बराबर 3c। ठीक है, ये कैसे लिखे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप 3 से a को क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ देंगे आप, 3 एका 3, 3 दूना 6, कुछ तो रहेगा यहाँ पे, मतलब एक कुछ संख्या आएगा, तो उसको हम लोग c लिख रहे हैं। तो हम लोग 3 को c से मल्टीप्लाई किए तो ये a के बराबर हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर क्या होगा, a बराबर 3c होगा ना। वही सेम चीज़ को यहाँ पे लिखे, इसीलिए a बराबर 3c। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ठीक है, a बराबर 3c यहाँ पे भी आप लिखेंगे, जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब a बराबर 3c को, यहाँ जो ऊपर एक हम लोग का इक्वेशन टाइप का आया था, अभी ये जो a का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब a बराबर 3c को 3b² बराबर a² में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, मतलब ये जो हम लोग का यहाँ पे एक समीकरण जैसा आया था, समीकरण आया था मान सकते हैं। अभी a का जो वैल्यू हम लोग का आया a बराबर 3c, तो यहाँ पे जो a था वहाँ पे हम लोग a का वैल्यू को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या था, 3b² बराबर a² था, तो a की जगह हम लोग 3c लिखेंगे, a की जगह में 3c का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3b² ही रहेगा इस बार में, बराबर क्या होगा, यहाँ 3c का स्क्वायर करेंगे तो ये 9c² हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, b² बराबर 9c² बट्टा में 3 होगा, ये 3 यहाँ पे बट्टा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर कटेगा, ये 3 एका 3, 3 तिया 9, यानी कि b² बराबर 3c²। ठीक है, इतना होगा, b² बराबर क्या होगा, 3c²। ठीक है, अभी ये देखिए, ये हम लोग का पहले जिस प्रकार से रूप में आया था उसी प्रकार से इसमें भी आया। ठीक है, पहले यहाँ पे जैसा था ना ये वाला, उसी प्रकार से ये भी है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये लिखा था, सेम यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः b² 3 से विभाजित है। अतः क्या है, b² जो है 3 से विभाजित है, इसीलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चूँकि क्या है, b² 3 से विभाजित है, इसीलिए b भी 3 से विभाजित होगा। उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे क्या पता चलता है, आपका b भी 3 से विभाजित हो रहा है और a भी 3 से विभाजित हो रहा है ना। यहाँ पे भी a भी 3 से विभाजित हो रहा था और साथ में b भी 3 से विभाजित हो रहा है। अतः इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इतना लिखने के बाद फिर से आगे लिखना है, अतः a और b का कम से कम, अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, एक उभयनिष्ठ। ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, मतलब ये 3 a को भी विभाजित कर रहा है और ये 3 आपका b को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, ऐसा होगा ना, क्योंकि 3 आपका a को भी विभाजित कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है, तो ये 3 क्या होगा, इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, इससे हम लोग का क्या होता है, अब ये जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी इससे आगे आपको क्या लिखना है, परंतु इससे इस तथ्य का
परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास, क्योंकि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, चूँकि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य हैं, ठीक है, कि ए और बी सहअभाज्य हैं, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखना है, हमें यह विरोधाभास अपने गलत कल्पना के कारण हुआ है, अपने गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, कल्पना के कारण हुआ है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। जब हम लोग का गलत कल्पना के कारण ये विरोधाभास हम लोग को पता हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे हम लोग का क्या निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसको एक परिमेय संख्या मानना है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो आप उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको तिरछा गुना करना है, दोनों पक्षों को वर्ग करना है। जब वर्ग करेंगे तो आपने प्रमेय 1.3 पढ़ा होगा, उसमें क्या बोलता है, a² 3 से विभाजित है, इसलिए a 3 को भी विभाजित करेगा, इसलिए हम लोग a को 3c लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको वीडियो में आगे बताया हुआ है, ठीक है, ऐसा होगा। अभी इसका जो वैल्यू है a = 3c, उसको हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाला जो इक्वेशन था उसमें पुट किया, ठीक है। पुट करने के बाद इसमें भी हम लोग को इसी प्रकार से एक फिर से इक्वेशन आया, ठीक है, जो पहले के जैसा ही था, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि b² 3 से विभाजित है, इसीलिए 3 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। मतलब ये जो 3 है आपका a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। कम से कम एक है जो 3 है। इससे हम लोग को क्या पता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य हैं, ठीक है। हमें यह विरोधाभास अपने गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये जो फॉर्मेट है ये आपको लगे तो याद कर लेना है, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट को याद रखना है, बाकी इधर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको सिखाता रहता हूँ। धन्यवाद।